हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उग्रसेन पुनिया और आज हम पढ़ेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का सेकंड पार्ट जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे इसका। ह्यूमन इम्पैक्ट पढ़ेंगे हम, मानवीय प्रभाव, यानी पृथ्वी के ऊपर मानवीय प्रभाव क्या होता है, अंटार्कटिका किस तरीके से ह्यूमन से प्रभावित हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड, मानवीय सभ्यताएं रही है फॉर ए पाल्ट्री 12,000 ईयर्स, यानी एक पाल्ट्री कहते हैं नगण्य 12,000 साल के एक थोड़े से टाइम से ह्यूमन सभ्यताएं जो है, मानवीय सभ्यताएं वो रही है। बेयरली फ्यू सेकेंड्स, और ये मुश्किल से कुछ ही सेकेंड्स का टाइम है ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, भौगोलिक घड़ी पर। यानी भौगोलिक घड़ी की बात करें, जैसे 65 करोड़ साल से गोंडवाना था, तो 12,000 साल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो कुछ ही सेकेंड है उसके मुकाबले। इन दैट शॉर्ट टाइम, उस थोड़े से समय में, वी हैव मैनेज टू क्रिएट, हमने निर्माण कर लिया है, क्वाइट ए रकस, रकस कहते हैं उथल पुथल को, हमने उथल पुथल कर दी है। एचिंग अवर डोमिनेंस, एचिंग कहते हैं निर्धारित करना, डोमिनेंस कहते हैं प्रभुत्व को, हमने प्रभुत्व निर्धारित कर लिया है। ओवर नेचर, प्रकृति के ऊपर हमने हमारा प्रभुत्व है वो स्थापित कर लिया है। विद अवर विलेजेस, गाँव का निर्माण करके, टाउन्स नगरों का निर्माण करके, सिटीज शहरों का निर्माण करके, मेगा सिटीज और महानगरों का निर्माण करके। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, रैपिड इंक्रीज कहते हैं तेज गति से बढ़ोतरी होना, तो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर जो तेज गति से बढ़ोतरी हो रही है, हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग, उसने हमें लड़ने के लिए छोड़ दिया है, विद अदर स्पेसीज, दूसरी प्रजातियों के साथ, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों के लिए। जो संसाधन है पृथ्वी पर वो सीमित है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हम दूसरी जो स्पेसीज है उनके साथ हमेशा लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अनमिटिगेटेड का अर्थ होता है कभी खत्म नहीं होने वाला, बर्निंग का अर्थ होता है दहन, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं जीवाश्म ईंधन को, और जो कभी खत्म नहीं होने वाला जीवाश्म ईंधन का जो दहन हम करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल जलाते हैं गाड़ियों में, या फिर लकड़ियां हैं, कई बार जंगलों में आग लग जाती है, वो जो है हैज़ नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट, उससे एक चादर का निर्माण हो गया है, ब्लैंकेट का निर्माण हो गया है, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर बन गई है अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के चारों तरफ, विच इज स्लोली, जो धीरे धीरे बट श्योरली, लेकिन निश्चित रूप से, इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो औसत वैश्विक तापमान है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, उसको धीरे धीरे बढ़ा रहा है। यानी पृथ्वी है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है, इतना ज़्यादा प्रदूषण पृथ्वी के ऊपर फैलता जा रहा है, जिससे हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन गई है, जिससे पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। आगे कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स, हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रतियोगिता में किया जाने वाला वातावरणीय वाद विवाद का विषय। तो ये भी क्लाइमेट चेंज है वो एक विषय रहा है सबसे ज़्यादा जिस पर वाद विवाद किया जाता है, वातावरण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन ऑफ आवर टाइम, हमारे समय का, यानी वर्तमान काल में। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस सीट मेल्ट एंटायरली, क्या पश्चिम जो अंटार्कटिक बर्फ की परत है मेल्ट पिघल जाएगी, एंटायरली मतलब पूरी तरह से, क्या पश्चिम अंटार्कटिक बर्फ की सीट जो है वो पूरी तरह से पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करेंट, क्या गल्फ स्ट्रीम ओशियन महासागरीय करेंट जो है धारा है, बी डिसरप्टेड, वो अपना रास्ता छोड़ देगी यानी विचलित हो जाएगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या पृथ्वी का एंड हो जाएगा, क्या दुनिया का एंड हो जाएगा, एज वी नो इट, जैसा कि हम जानते हैं। मे बी हो भी सकता है, मे बी नॉट, और नहीं भी हो सकता। आगे ईदर वे, चाहे कुछ भी हो, आगे आपको बता रहे हैं ईदर वे चाहे कुछ भी हो, अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट, अंटार्कटिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है इन दिस डिबेट, इस वाद विवाद में। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इसलिए नहीं क्योंकि ये दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसके ऊपर कभी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो नहीं रही है, सस्टेन मतलब बनी हुई रहना, एंड देयर फॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट, और इसीलिए ये रिमेन मतलब रहना, रिलेटिवली कहते हैं सापेक्षिक रूप से, प्रिस्टीन कहते हैं पवित्र यानी शुद्ध, इन दिस रिस्पेक्ट इस संबंध में। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर कभी पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन है वो नहीं रही है, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा पवित्र रहा है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके बारे में जो बात है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, क्योंकि ये अपने जो आइस कोर्स हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के जो खंड हैं,
5,000,000-year-old कार्बन रिकॉर्ड्स। तो उनके अंदर 5 लाख साल पुराने कार्बन के जो रिकॉर्ड्स हैं ट्रैप्ड, वो धंसे पड़े हैं इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, इसकी बर्फ़ की परतों में। यानी बड़े बड़े जो पहाड़ हैं बर्फ़ के, उनकी परतों के अंदर 5 लाख साल पुराने बर्फ़ के जो कार्बन के रिकॉर्ड्स हैं वो दबे हुए पड़े हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंटार्कटिका एक क्रूशियल एलिमेंट है इस वाद विवाद में। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन, यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं या फिर एग्जामिन करना चाहते हैं द अर्थ पास्ट, पृथ्वी के भूतकाल का, प्रेजेंट वर्तमान काल का, एंड फ्यूचर या फिर भविष्य काल का, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका वो स्थान है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम, अब एक प्रोग्राम के बारे में आपको बताया जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम था आई वॉज वर्किंग विद, जिसके तहत मैं काम कर रही थी, ऑन आइल सोकेल्स्की जहाज पर। एम्स टू डू, इसका लक्ष्य क्या था? एग्जैक्टली दिस, इसका लक्ष्य बिल्कुल ठीक ये था, बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, की हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको लेके जाना, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंत तक, दुनिया के कोनों तक, एंड प्रोवाइडिंग देम, और उनको प्रदान करना, विद एम्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, निर्णायक शैक्षिक अवसर उनको प्रदान करना हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को, विच विल हेल्प देम, जो उनकी मदद करेंगे, फोस्टर का तो प्रोत्साहित करना, ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग को प्रोत्साहित करेंगे, एंड रिस्पेक्ट, और सम्मान, रिस्पेक्ट उनके अंदर पैदा होगा, फॉर आवर प्लानेट, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे ग्रह के लिए। तो ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, जिसके तहत जो टिसानी डोसी हैं जो यहाँ पे अंटार्कटिका पे आई थी आइल सोकेल्स की जहाज को लेकर के, इसका लक्ष्य बताया। क्या लक्ष्य था? हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाना और उनको निर्णायक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देना, जिससे उनके अंदर समझ आए हमारे प्लानेट के प्रति और प्लानेट के प्रति उनके अंदर रिस्पेक्ट की भावना पैदा हो। इट्स बीन एन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, ये 6 साल का एक ऑपरेशन था, 6 साल का एक अभियान था, हीडेड बाई कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? किसके द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा था? कैनेडियन जियोफ ग्रीन, कनाडा के एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था जियोफ ग्रीन। हु गोट टायर्ड ऑफ, जो थक चुका था, ऊब चुका था, टायर्ड ऑफ हो गया था कार्टिंग, ले जाने से, सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड, सेलिब्रिटीज़ को, रिटायर्ड सेवानिवृत्त व्यक्तियों को, रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स, और अमीर जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको, हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, ये लोग वापस एक सीमित तरीके से ही वापस लौटा सकते थे। यानी जो भी वहाँ पे अंटार्कटिका पे इनको दिया जाता, ज्ञान दिया जाता, या जो भी सीख इनके अंदर आती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उम्र के होते थे और बहुत ही लिमिटेड वे के अंदर वापस पृथ्वी के ऊपर आकर के लोगों को बता पाते थे। इसलिए जो कैनेडियन जियोफ ग्रीन जो हैं वो थक चुके थे, सेलिब्रिटी, रिटायर्ड, रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स, इनको ले जा करके, पहले ये इनको ले जाते थे, इसलिए इन्होंने बच्चों को ले जाना शुरू किया। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, अब जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन, वो भविष्य की पीढ़ी को देते हैं, और पॉलिसी मेकर्स, यानी जो पॉलिसी मेकर्स, जो भविष्य की पीढ़ी है, भविष्य की नीतियां निर्धारित करने वाली जो पीढ़ियां हैं, स्टूडेंट्स, ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, उनको वो इस प्रोग्राम के तहत एक जीवन बदल देने वाला अनुभव प्रदान करते हैं। एट एन एज, एक ऐसी उम्र पर, व्हेन दे आर रेडी टू एब्सॉर्ब, जब वो ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, लर्न, सीखने के लिए तैयार हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, एक्ट, कार्य करने के लिए तैयार हैं। यानी स्टूडेंट्स को वो ऐसा अनुभव देते हैं ताकि वो पृथ्वी के ऊपर आकर के दूसरे लोगों को लंबे समय तक बता सके और उस ज्ञान का सदुपयोग कर सके। इसलिए इन्होंने स्टूडेंट्स को ले जाना शुरू किया, और जो बुजुर्ग लोग होते थे पहले उनको लेके जाते थे, उनको ले जाना बंद कर दिया। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, वह कारण जिसकी वजह से ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, सफल रहा, इज़ बिकॉज, वो क्या कारण था? इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर, कि कहीं पर भी जाना, नियर द साउथ पोल के आसपास कहीं पर भी जाना, दक्षिणी ध्रुव के पास कहीं पर भी जाना, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, और इसके द्वारा प्रभावित ना होना, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। यानी इस अंटार्कटिका पे कोई जाएगा तो वो उससे प्रभावित जरूर होगा। इट्स ईजी टू बी ब्लेस कहते हैं उदासीन बने रहना आसान है। अबाउट पोलर आइस कैप्स, ध्रुवीय जो बर्फ़ की चद्दरें हैं, मेल्टिंग, उनको पिघलते हुए देखना, वाइल सीटिंग इन द कंफर्ट जोन, जबकि हम अपने आरामदायक क्षेत्र में बैठे रहते हैं, ऑफ आवर पर्सपेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड,
हमारे परिप्रेक्ष्य लेटीट्यूड यानी अक्षांश, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, हमारे अक्षांश और देशांतर के अंदर आरामदायक कंफर्ट जोन के अंदर बैठे बैठे पोलर आइसकेप को पिघलते हुए देखना या उनकी बातें करना बहुत आसान है। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी, लेकिन जब आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हो ग्लेशियर्स, बड़े बड़े ग्लेशियर को रिट्रीटिंग, पीछे हटते हुए, एंड आइस शेल्व्स कोलेप्सिंग, और बर्फ की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनको ढहते हुए, कोलेप्स होते हुए जब आप देखते हो अपनी आंखों से, यू बिगिन टू रियलाइज दैट, तो आप ये महसूस करना शुरू कर देते हो द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग की जो थ्रेट है, जो खतरा है, इज़ वेरी रियल, वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा वास्तविक है। यानी कोई ऐसे ही बात नहीं कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पृथ्वी पर बहुत बड़ा खतरा है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका क्योंकि उसका जो इकोसिस्टम है, जैव तंत्र है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एंड लेक ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, लेक ऑफ का मतलब होता है कमी, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं जैव विविधता को, और वहाँ पर जैव विविधता की कमी है, इज़ द परफेक्ट प्लेस, इसलिए वो बहुत ही परफेक्ट स्थान है, परफेक्ट प्लेस है टू स्टडी, इस बात का अध्ययन करने के लिए, हाउ लिटिल चेंजेस, कि किस तरीके से छोटे छोटे परिवर्तन इन द एनवायरनमेंट, वातावरण के अंदर जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, कैन हैव बिग रिपरकशंस, उनकी बड़ी प्रतिक्रियाएं हो सकती है। रिपरकशंस कहते हैं प्रतिक्रियाओं को, परिणाम। तो अंटार्कटिका एक बहुत ही अच्छा स्थान है क्योंकि वहाँ पे इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, और बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता, उसकी कमी है वहाँ पर, तो इसलिए छोटे छोटे चेंज किस तरीके से बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं देते हैं, उससे बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। तो अच्छा एक स्थान है इस बात का अध्ययन करने के लिए। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, एक उदाहरण लेकर के बता रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, इसका हम उदाहरण लेते हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक का होता है सूक्ष्मतम, फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार की घास होती है, आगे दिया है आपको पता चल जाएगा। तो फाइटोप्लैंक्टन का हम उदाहरण लेते हैं, दोज ग्रासेज ऑफ सी, ये समुद्र की जो घास है, देट नरिश एंड सस्टेन, नरिश का मतलब पोषण करना, सस्टेन का मतलब बनाए रखना, जो पोषण करती है और बनाए रखती है एंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन, पूरे दक्षिणी महासागर की जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, यानी जो भी जीव जब वहाँ पे रहते हैं वो सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर निर्भर होते हैं। दीज सिंगल सेल प्लांट्स, और ये फाइटोप्लैंक्टन क्या है, एक कोशिकीय पौधे होते हैं, सिंगल सेल प्लांट्स होते हैं। यूज द सन्स एनर्जी, ये सूरज की एनर्जी का यूज करते हैं टू असिमिलेट कार्बन, कार्बन का असिमिलेट कहते हैं पाचन करना, कार्बन का पाचन करने में, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और किसका सिंथेसाइज करते हैं, किसका संश्लेषण करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक यौगिकों का, इन दैट वॉन्डरस, उस अद्भुत, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑफ प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन जो घास है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर क्या करती है, सूरज की सन्स एनर्जी का यूज करती है कार्बन का पाचन करने में, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको संश्लेषित करने में, उस अद्भुत और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया जिसको बताया है कि प्रकाश संश्लेषण की वो प्रक्रिया होती है। साइंटिस्ट वॉर्न दैट, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ए फर्दर डिप्लीशन, डिप्लीशन कहते हैं गिरावट को, इन द ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर के अंदर यदि और ज़्यादा गिरावट हुई, अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो उससे फाइटोप्लैंक्टन जो घास है इसकी एक्टिविटी, इसकी क्रियाएं प्रभावित होगी, विच इन टर्न, जो बदले में विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द ऑल द मेरीन एनिमल्स, जिससे बदले के अंदर सारे जो मेरीन एनिमल्स हैं, समुद्री जानवर यानी समुद्री जीव जो वहाँ रहते हैं अंटार्कटिका पर, उनका जीवन है वो प्रभावित होगा, एंड बर्ड्स, और पक्षियों का जीवन भी प्रभावित होगा, ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के, यानी अंटार्कटिका पे जो भी रहते हैं जीव जंतु, उनका जीवन प्रभावित होगा यदि फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित हुई तो। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो वैश्विक कार्बन चक्कर है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, पैराबल कहते हैं दृष्टांत को, फाइटोप्लैंक्टन के दृष्टांत में यानी इसके उदाहरण में, देयर इज ए ग्रेट मेटाफोर, एक बहुत बड़ा रूपक है, फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का, जीवित रहने का। टेक केयर ऑफ द स्मॉल, और वो क्या है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और बड़ी जो चीज़ें हैं वो अपने आप सही हो जाएगी। कि हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, और बड़ी जो चीज़ें हैं, बड़ी जो बातें हैं वो अपने आप। वॉक ऑन ओशियन, महासागर के ऊपर चलना।
अब इस पैराग्राफ के अंदर आपको बताया अंटार्कटिका पे जो बर्फ़ थी उसके ऊपर चले थे ये, तो उसके बारे में बताया है। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस, मेरा अंटार्कटिका का जो अनुभव था, वॉज फुल ऑफ सच एपिफनीज, इस प्रकार के एपिफनीज, एपिफनीज कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन को, आविर्भाव को, इस प्रकार के प्रत्यक्ष दर्शन से भरा हुआ था। बट द बेस्ट अकर्ड, लेकिन जो सबसे बढ़िया जो दृश्य हुआ मेरे सामने मैंने देखा, जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल, वो थोड़ा सा पहले हुआ था अंटार्कटिक सर्कल से, एट 65.55 डिग्री साउथ, 65.55 डिग्री दक्षिण की ओर। क्या हुआ था उस दृश्य के बारे में बता रहे हैं आगे। द सोकेल्स्की हैड मैनेज टू वेज, सोकेल्स्की जहाज का नाम है, सोकेल्स्की जो जहाज है, मैनेज टू वेज हरसेल्फ, वेज का मतलब घुस जाना, उसने अपने आप को घुसा लिया था, ये जहाज घुस गया था, इनटू ए थिक वाइट स्ट्रेच, एक मोटी सफ़ेद स्ट्रेच ऑफ आइस, बर्फ के फैलाव में, यानी एक पहाड़ के अंदर, एक चद्दर के अंदर बर्फ की, उसके अंदर घुस गया था। बिटवीन द पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड, पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप और जो टेडपोल आइलैंड द्वीप है उनके बीच में कोई जगह थी, वहाँ घुस गया था। विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जिससे हम और आगे जाने से ये हमें रोक रहा था। प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, आगे जाने से रोक रहा था, यानी दो पहाड़ों के, बर्फ के पहाड़ थे, उनके बीच में फंस गया था। उनके नाम भी थे पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड, इनके बीच में फंस गया था। द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने निश्चय किया, वी वर गोइंग टू, अब यहाँ पे दिया है कि हम जा रहे हैं, टर्न अराउंड एंड बेक हीड बैक नॉर्थ, उसने कहा वापस मुड़ेंगे और उत्तर की तरफ रवाना होंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम वापस मुड़ें, वी आर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सभी को निर्देश दिए गए, टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लांक, गैंग प्लांक एक प्रकार का पुल होता है जहाज से नीचे उतरने का, कि हमें जहाज से नीचे उतरने के निर्देश दिए गए गैंग प्लांक पर से, एंड वॉक ऑन द ओशियन, और महासागर पर चलने के निर्देश दिए गए। सो देयर वी वर, तो हम सभी के सभी थे, ऑल 52 ऑफ अस, हम में से 52 के 52, यानी 52 जने, 52 मेंबर्स ये गए थे इस प्रोग्राम के तहत अंटार्कटिका पर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखें 52 ऑफ अस कीटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, कीटेड आउट करता है कपड़े वगैरह पहनना, कोई चश्मा वगैरह, गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, क्योंकि वहाँ पे गोरटेक्स, ग्लेयर्स का मतलब यहाँ पे चमक, सूरज का प्रकाश जब बर्फ के ऊपर पड़ के परावर्तित होता है तो बहुत गहरी चमक होती है उसकी, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे बहुत प्रकार की इनके पास चश्मा वगैरह या दूसरे कपड़े वो होते हैं, तो कीटेड आउट का मतलब होता है वो सब पहनना। वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस, और हम एक कठोर सफ़ेदी पे चल रहे थे, दैट सीम टू स्प्रेड, जो फैली हुई प्रतीत हो रही थी, आउट फॉर एवर, दूर दूर तक, यानी कोई अंत नहीं था वहाँ पे अंटार्कटिका पे। तो एक सफ़ेदी के ऊपर, महासागर के ऊपर ये चल रहे थे, बर्फ़ जमी हुई थी महासागर के अंदर। अंडरनीथ आवर फीट, हमारे पैरों के नीचे, वो जो मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर चौड़ी बर्फ की परत थी, एंड अंडरनीथ देट, और उसके नीचे, यानी उस बर्फ की परत के नीचे, 180 मीटर्स ऑफ लिविंग, 180 मीटर लिविंग, जीवित, ब्रेथिंग, सांस लेता हुआ, सोल्ट वाटर, नमक का, नमकीन पानी था, यानी खारा पानी था समुद्र का उसके नीचे, 180 मीटर गहरा। इन द पेरीफ्री, और एक पेरीफ्री के अंदर, एक परिधि में, क्रैब ईटर्स सील्स, क्रैब ईटर कहते हैं केंकड़े खाने वाली, सील से एक प्रकार की जानवर ही होता है, ये मछली टाइप होता है। तो क्रैब ईटर्स, केंकड़े खाने वाली जो सील्स थी, वर स्ट्रेचिंग, वो फैली हुई थी, पड़ी हुई थी, एंड सनिंग देमसेल्स, और धूप सेक रही थी, ऑन आइस फ्लोज, तैरती हुई बर्फ के ऊपर, आइस फ्लो, फ्लो का अर्थ तैरना, मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, किस तरह से ये दृश्य लग रहा था, जैसे जो भटके हुए गली के कुत्ते होते हैं, विल डू अंडर द शेड ऑफ ए बनियान ट्री, वो एक बनियान के पेड़ के नीचे, यानी बरगद के पेड़ की छाया के अंदर किस तरीके से बहुत सारे कुत्ते, जैसे मान लो 10-12 कुत्ते बैठे हैं, वो कैसे लगते हैं, उस तरीके से ये जो क्रैब ईटर सील्स हैं, ये बर्फ़ की चद्दर, तैरती हुई चद्दर के ऊपर पड़ी हुई थी वहाँ पे, और उस तरह से लग रही थी जैसे धूप सेक रही है। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिवेलेशन, रिवेलेशन कहते हैं रहस्य उद्घाटन को, ये रहस्य उद्घाटन से कम कुछ नहीं था। एवरीथिंग डच इंडीड कनेक्ट, सब कुछ वास्तव में जुड़ा हुआ था, यानी सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड थी। 9 टाइम जोन्स, 9 समय क्षेत्र, 6 चेक पॉइंट, 6 चौकियाँ, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जलपिंड, एंड मैनी इकोस्फीयर्स, और इतने ही जैव मंडल लेटर, बाद में। तो यानी ये वापस आए पृथ्वी के ऊपर, तो इतने ही वापस पार करके ये वापस आए। आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग, अभी भी मैं सोच रही थी, अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस,
कि ये संतुलन की जो सुंदरता थी इन प्ले ऑन आवर प्लानेट, जो हमारे प्लानेट के ऊपर होती है, यानी अंटार्कटिका पर ये देख करके आई थी कि संतुलन की सुंदरता की किस तरह से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और संतुलन बना हुआ है, इसके बारे में ये आश्चर्य कर रही थी, सोच रही थी। हाउ वुड इट बी, कैसा हो, क्या हो यदि अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, अंटार्कटिका फिर से एक गर्म स्थान बन जाए, दैट इट वंस यूज्ड टू बी, जो कभी ये हुआ करता था, फिर से यदि अंटार्कटिका वो गर्म स्थान बन जाए तो क्या हो। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम ये देखने के लिए जीवित रहेंगे, और वुड वी हैव गॉन द वे, या फिर हम भी उस रास्ते जा चुके होंगे, द डायनासोर, जिस रास्ते से डायनासोर गए यानी विलुप्त हो गए। मेमन एक रोएदार हाथी होता है, एंड वुली राइनोज और उन्नी गेंडे, ये तीनों जो जानवर बताए हैं विलुप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे राइटर्स कह रही है तिशानी दोषी कि क्या हम वो देखने के लिए जीवित रहेंगे, या हम भी डायनासोर, मेमन्स या वुली राइनोज या उनकी तरह विलुप्त हो जाएंगे। हु इज टू से, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, लेकिन 2 हफ्ते बिताने के बाद, विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स, बंच वैसे तो गुच्छे को बोलते हैं, यहाँ पे टीनेजर्स यानी लड़के आगे, तो यहाँ पे समूह होगा, बंच ऑफ टीनेजर्स, एक टीनेजर्स के समूह के साथ, यानी छोटे लड़कों के 13 से 19 साल के उम्र के लड़कों के समूह के साथ, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, जिनके अंदर अभी भी आदर्शवाद है, टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने का। तो उनके साथ मैंने 2 हफ्ते बिताए। ऑल आई कैन से इज दैट, जो भी मैं कह सकती हूँ वो ये है कि ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर, 10 लाख सालों में बहुत कुछ हो सकता है। बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, लेकिन एक दिन भी क्या अंतर कर सकता है, यानी एक दिन भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, अंतर पैदा कर सकता है। तो ये था लेसन जो तिशानी दोषी ने लिखा था अंटार्कटिका के बारे में, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।